हम अपने रेगुलर लाइफ के अंदर कोई ना कोई नया सामान जरूर खरीदते हैं मार्केट से। एग्जाम्पल के तौर पे हम घर के लिए कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, हम उस सामान को खरीदने से पहले 10 बार जरूर चेक करते हैं कि उस सामान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्या उस सामान को अगर मैं घर पे ले जाऊंगा क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, या घर पे लाने के बाद अगर वो काम करना बंद कर देगा तो क्या मैं इसको रिटर्न कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपको देखने के बाद तब जाके आप उस सामान को घर पे लेके आते हैं। वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर में। अब म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड को तो चूज कर लेते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड को तो देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, बट उनको म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक के बारे में पता ही नहीं होता है। और उनको अगर वो बेसिक पता नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देंगे, और उस गलती की वजह से उनको शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में उनको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। वो कॉस्ट के तौर पे हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ जाएगा, उनको रिटर्न कम मिलेगा लॉन्ग टर्म में, उनका जो गोल होगा उस गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड उनको रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर में, अगर वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज नहीं करते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप घर के सामान खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले हम एक भी बार नहीं सोचते हैं कि क्या उस म्यूचुअल फंड में कोई खराबी तो नहीं है, वो म्यूचुअल फंड क्या मेरे लिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के बैकबोन के बारे में हमें नहीं पता है। जो बैकबोन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मैं आज आपको इस पूरे वीडियो के अंदर 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 पॉइंट को आज से पहले नहीं जानते थे कोई बात नहीं है, आप आज इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। आपको इन 5 पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि ये 5 पॉइंट म्यूचुअल फंड्स के बैकबोन है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, आपका जो डायरेक्ट प्लान है, जो आप डायरेक्ट प्लान का म्यूचुअल फंड होता है, वो कभी भी आपको रेगुलर प्लान से ज्यादा रिटर्न देता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फर्क क्या होता है। अब देखिए, डायरेक्ट प्लान में क्या होता है ना कि कोई भी बीच का पर्सन नहीं होता है, मतलब कोई भी एजेंट नहीं होता है। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और वो जाके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर प्लान के अंदर ऐसी होता है, वहां पे एक बीच में एजेंट बैठा होता है जो कि आपसे पैसे लेता है और वो जाके म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है, कमीशन होता है, ब्रोकरेज चार्ज होता है जो आपसे चार्ज करता है। इसके वजह से आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि यहां पे आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके बीच में कोई नहीं होता है। केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि आपका डिस्काउंट ब्रोकर का ऐप होता है, उसमें जाके आप सीधा एएमसी में पैसा डाल सकते हैं। यहां पे कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं होती। अब इसके वजह से यहां पे कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, केवल आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा जो कि आपके फंड मैनेजर को होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान क्यों बेटर होता है रेगुलर प्लान से। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट प्लान कुछ अलग होता है, रेगुलर प्लान कुछ अलग होता है। देखिए, कुछ अलग नहीं होता है, सब एक ही म्यूचुअल फंड होते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड हाउस में रेगुलर प्लान भी होता है और डायरेक्ट प्लान भी होता है। एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक का कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है, उसमें डायरेक्ट प्लान भी होगा और उसमें रेगुलर प्लान भी होगा। रिटर्न आपको बराबर ही मिलेगा दोनों के अंदर, बट क्या होता है कि आपको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा जो कि आपको एजेंट को देना पड़ता है। दूसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है कि आपको हर साल उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद करके आए। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के आते हैं कि यार ना इस साल ना म्यूचुअल फंड ने मेरे को ना 50% का रिटर्न दिया है, तो अब मेरे को अगले 10 साल तक 50% का रिटर्न मिलेगा या कम से कम 30% का रिटर्न मिलेगा अगले 20 साल तक। ये लोग उम्मीद लगा के आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि किसी साल आपको 10% का रिटर्न मिल गया और किसी साल आपको -10% का भी रिटर्न मिल सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, उस म्यूचुअल फंड ने इस साल के अंदर में आपको 20% का रिटर्न दिया। आप बहुत खुश हो गए कि यार 20% का रिटर्न मिल रहा है मेरे को, अब अगले 10 साल तक मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और आपने एसआईपी कैलकुलेटर खोला और वहां पे आपने 20% का डेटा उठा कर डाल दिया और आपने कैलकुलेट कर दिया कि 20 साल के बाद मेरे को इतना अमाउंट मिलेगा। आप खुश हो गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। आपका म्यूचुअल फंड अगर इस साल आपको 20% का रिटर्न दिया है तो यह भी हो सकता है कि अगले साल आपको -10% का रिटर्न मिले उस म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा और इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, मतलब 20% का रिटर्न, 30% का रिटर्न, और वो अगले 20 साल तक यही सोचते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपको 18% या 15% का भी रिटर्न मिल गया ना, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा ख्वाब देखेंगे तो बाद में चलिए अगर आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिरता है किसी साल, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल भी करना पड़ सकता है पैनिक होकर। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न। अब देखिए, रिटर्न की एक कंसिस्टेंसी होती है। एक म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड में जरूर देखना है कि क्या उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के
अंदर में मेरे को कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या पिछले 10 साल में हर साल आपको 12% का रिटर्न दिया वो म्यूचुअल फंड, या नहीं दिया है, या किसी साल वो 12% का दिया है तो किसी साल -12% का दिया है, ऐसे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, मान के चलते हैं 10% का आपको रिटर्न दे रहा है, वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है उस म्यूचुअल फंड से जो म्यूचुअल फंड एक साल 17% का रिटर्न देता है और अगले साल -10% का रिटर्न देता है। उस म्यूचुअल फंड से वो 100 गुना ज्यादा अच्छा है 10% वाला म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको हर साल वो 10% का रिटर्न देते आ रहा है। बट एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एक साल आपको 20% का रिटर्न देगा तो अगले साल -10% का रिटर्न देगा, तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। अब जो रिटर्न की कंसिस्टेंसी होती है ये क्यों मैटर करती है म्यूचुअल फंड में, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, अगर आपका म्यूचुअल फंड एक रिटर्न कंसिस्टेंटली वाइज दे रहा है तो आपके लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं और आपको एक गुड रिटर्न मिलता रहता है लॉन्ग टर्म के अंदर में। मतलब कि आपके लॉस कम होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है अगर आपके म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट वाइज 10% या 12% या 20% का रिटर्न आपको हर साल देते जा रहा है। चौथा पॉइंट है, म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर देती है। अब देखिए क्या होता है कि आप अभी एसआईपी करते हैं, मान के चलते हैं आप 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो आप हर साल हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी करते ही करते हैं और हो सकता है कि आप स्टेप अप करते होंगे तो आप हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाते होंगे। तो इसके वजह से आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी आ गया कि मेरे को ना इस डेट को एसआईपी करनी है, तो मेरे को इस डेट को एसआईपी करनी ही करनी है, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ गया। बट एसआईपी आपको डिसिप्लिन के साथ साथ आपको मार्केट के वोलेटिलिटी जो होती है ना उसको बीट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। चलिए समझाता हूं कैसे। अब मान के चलते हैं आपने इस महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया, अब मान के चलते हैं कि अगले महीने मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और आपकी यूनिट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब जब एनएवी आपकी म्यूचुअल फंड का कम हो जाएगा ना तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा आगे चल के। तो जब आप अगले महीने में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 2000 रुपए, तो आपको इस महीने के बदले में आपको अगले महीने में ज्यादा यूनिट अलॉट किया जाएगा और जो ज्यादा यूनिट होता है ना वो बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसको हम बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब कि हर मार्केट गिरने में आपको ज्यादा यूनिट मिलता है और वो ज्यादा यूनिट आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे देता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे रीबैलेंस कैसे किया जाता है अपने पोर्टफोलियो को। अब आपने कहावत तो सुनी होगी कि अंडों को, मतलब बहुत सारे अगर अंडे हैं तो उसको एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। अब ऐसी होता है इन्वेस्टिंग के अंदर भी। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये गोल्डन रूल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पांचों में से। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना सारा का सारा पैसा ना डाल दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ही चलता है। आप ये मत सोचिएगा कि म्यूचुअल फंड का पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता है, वो पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही जाता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आगे कुछ भी होता है तो आपका अगर सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट है, हो सकता है कि उस अंडे की तरफ आपका सारा का सारा पैसा भी फूट जाए। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने एसेट क्लास को बढ़ाइए, अपने एसेट एलोकेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन करिए। अपने एसेट क्लास को अगर आप बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने कुछ पैसे गोल्ड में डाल दिए, कुछ पैसे आपने एफडी में रखे हुए अपने इमरजेंसी फंड को, और जो आपका इन्वेस्ट वाला पैसा है उसको आपने म्यूचुअल फंड में डाल के रखा है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो गोल्ड वाला आपको रिटर्न मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गोल्ड नहीं गिरता है। कभी भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपको उससे ज्यादा ही रिटर्न देता रहता है। और जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आपको हेल्प करेगा जब आपके लाइफ में कुछ इमरजेंसी आएगी। मान के चलते आप एक जॉब करते हैं और जॉब आपकी छूट जाती है अगले 6 महीने के लिए, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप उस 6 महीने के पैसे से आप इन्वेस्टिंग भी कर पाएंगे, अपने घर के खर्चे भी चला पाएंगे और जो अपना पर्सनल काम होगा उसको आप कर पाएंगे। तो इमरजेंसी फंड एफडी में जरूर रखिए एंड गोल्ड में पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, मतलब कि लमसम कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। एंड अगर बात करें एसआईपी की आप म्यूचुअल फंड के अंदर तो अपना करते रहिए, बट म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड ना रहिए। इससे आपकी हो सकती है कि आगे चल के थोड़ा सा अगर मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही कनेक्ट होता है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना होता है। अब मान के चलते हैं आपका जो एसेट क्लास है वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो एफडी भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मान के चलते आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, मतलब आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई है, आपका गोल कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि उस म्यूचुअल फंड से जो प्रॉफिट है उसको बुक करके एक अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि एक दूसरे एसेट क्लास में उसके प्रॉफिट को आप उठा के डाल दीजिए। अब क्या इसका फायदा होगा कि जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो उस एसेट क्लास में अच्छे खासे लेवल पे ग्रो करता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट बुक हो जाने के बाद उसको खर्च ही करना है या उससे अपना लाइफ इंजॉय करना है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, उसका जो प्रॉफिट बुक हो जाता है उसको निकाल के वो अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसेट एलोकेशन क्या होता है और रीबैलेंसिंग कैसे करना होता है अपने पोर्टफोलियो को। तो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो
वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जो एक बिगिनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, जो कि आज के पहले म्यूचुअल फंड के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखता था, या जिसके पास नॉलेज भी है, उसको ये पता चल जाए कि आखिर में म्यूचुअल फंड में कुछ चीजें होती हैं जिनको पता होना उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और आपके हिसाब से और कौन से इंपॉर्टेंट चीजें जो म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।